नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 6 दिसंबर 2017 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलते हैं ये एक यहाँ एक्सप्रेशन दे रखा है 2 की पावर n बराबर रूट में 32 और पूछ रहा है n का मान बताओ। देखो 2 की पावर n इधर है और यहाँ पे क्या रूट में 32 लिखा हुआ है। 32 को अगर 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर में इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर a बराबर 2 की पावर b, तो मैं इन दोनों को ना कंपेयर कर रहा हूँ, तो बेस सेम होना चाहिए जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, a और b इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरह से कंपेयर करना पड़ेगा मेरे को। अभी कंपेयर करने के लिए 32 को 2 की पावर में लिखना होगा, तो बेस में अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 5 को 32 बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 की पावर n बराबर 5/2 हो जाएगा। तो n यहाँ से कंपेयर किया, देखो दोनों जगह बेस सेम है 2 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसका मान बताओ। इसमें क्या है, 12 से लेकर 30 तक के जो नंबर है इनको जोड़ना है। देखो एग्जामिनर खुद भी नहीं चाहता कि आप 12 में 13 को जोड़ो, फिर 14 को जोड़ो, 15 को जोड़ो और ऐसे आप 30 तक करते जाओ। वो कुछ हिडन है इसमें, तो वो क्या हिडन है वो ही मैं आपको बताता हूँ। कि जब अगर हम नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए अगर आप n तक जाते हो, तो इनके जो सम का फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है n+1 और बटे में होता है 2। और n क्या है कि कितने ये नंबर हैं, कि इनकी नंबरों की संख्या कितनी है, उसको हम n बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं, ये तो नंबर 1 से स्टार्ट नहीं है, तो 12 से स्टार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि 1 से 30 तक का निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें से माइनस कर देते हैं 1 से लेकर 11 तक का। तो अगर हम 1 से 30 तक का सम निकाल के उसमें से 1 से 11 तक का माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 12 से लेकर 30 तक का बचेगा। तो यही हम कर रहे हैं। तो 1 से लेकर, अभी ये निकालते हैं हम, 1 से लेकर 30 तक का अगर हम सम निकालते हैं तो क्या होगा, n+1 बटे में 2। n कितनी है, 30 नंबर है, तो ये हो जाएगा 30 और n+1 मतलब 31 हो जाएगा, और बटे में 2 माइनस करेंगे 1 से लेकर 11 तक का हम माइनस करेंगे, तो इसमें n कितना हो जाएगा 11, और गुणा 11 + 1 करेंगे 12, और बटे में आएगा 2। 2 से इधर 30 जाएगा 15 बार, और इधर 2 से 12 जाएगा 6 बार। तो इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 465, और माइनस करेंगे तो ये हो गया 11 छिक्के 66। तो 399 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो 399 सम आया ना, वो 12 से लेकर 30 तक का आया, क्योंकि हमने 1 से 11 तक का तो निकाल के इसमें से माइनस कर दिया था टोटल में से। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ये इनका मान पूछ रहा है, इनको जोड़ के बताओ कि कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 3 5 8 और 7 15, और 15 9 5 14 24 हो गए। और प्लस में क्या बचेगा, 1/2 1/6 1/12 और 1/20। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, जब 60 की गुणा करेंगे, इनको अलग अलग करके मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 हो गया, और 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 45 और 3 48/60 आ गया। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, और 24 पंजे 120 और 4 124/5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप ऑप्शन से देख लो कि 8 से आप 24 को भाग करोगे, 36 को और 60 को, तो 8 से तो भाग ही नहीं हो रहे, पूर्णतः विभाजित ही नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन नहीं है। अभी आप 4 से ट्राई करो, 4 से 24 जाएगा, 36 जाएगा, 60 जाएगा। 4 एक ऑप्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद 12 से आप भाग दो, तो 12 से 24 जाएगा, 36 जाएगा और 60 जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद 16 से आप ट्राई करो, तो 16 से ये तीनों पूर्णतः विभाजित ही नहीं हो रहे। अब देखो 4 में और 12 में बड़ी संख्या बोल रहे हैं ना, बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, तो 4 और 12 में बड़ी कौन सी है, 12 बड़ी है, तो इस क्वेश्चन का 12 ही आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन से आप कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, आप इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो। लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करती है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो 24 36 और 60 इन तीनों का आप कॉमन निकाल दो।
देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, उसके बाद क्या बचता है 6, यहाँ बचता है 9 और यहाँ पे 15। इसके बाद 3 और कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये क्या बचा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है 2, 3, 5 में, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 मतलब 12 आ गया। 12 ही आया था आपका ऑप्शन से भी। एक तीसरा मेथड हम देखते हैं। तीसरा मेथड क्या करता है कि इन तीनों का अगर हमको HCF निकालना है 24, 36 और 60 का, तो 24 से आप भाग दे दो 60 में, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो। ये हो गया 24 दूनी 48, बचा कितना 12, और 12 से आप 24 में फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको इधर लिख लो, तो 12 से 24 में भाग देंगे, 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया। तो मतलब ये 12 इन दोनों का तो आ गया मैक्सिमम जो, तो इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर आ गया कि भाई 12। 12 से एक बार 36 जो तीसरा वाला नंबर है उसको और देख लो कि भाई वो भी पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो 12 तिया 36, इसका मतलब 12 से 36 भी पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो 12 है जो इन तीनों को विभाजित करती है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। देखो ऐसे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं इनको हम बॉडमास के मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आता है, ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ, तो पहले डिवीजन आएगा फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा कि भाई पहले भाग करो फिर गुणा करो। तो पहले भाग करते हैं, तो 0.03 से 0.12 में भाग देंगे तो ये हो गया 4, और उसके बाद हमें करनी है गुणा। गुणा किस में करनी है, 0.01 में, तो हो जाएगा 0.04। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, संख्या क्या होगी। देखो 60% है किसी है नंबर का, मैंने नंबर मान लिया x है, उसमें अगर 200 जोड़ दें तो वो नंबर खुद हो जाता है, मतलब जो परिणाम आता है वो नंबर खुद होती है। तो कोई भी नंबर अपना 100% होता है, तो 100% को इधर ही रहने दो, 60% को इधर ले आओ, तो 200 बराबर क्या हो गया 40% ऑफ x। अभी देखो मेरे को निकालना क्या है, संख्या निकालनी है। संख्या निकालने का मतलब 100% निकालना मेरे को x का, तो संख्या निकल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2.5 से गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 100% ऑफ x। और जब इधर करी थी तो इधर भी 2.5 से गुणा करनी होगी, तो 200 का 2.5 गुना कितना होता है 500। तो 100% x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतने ये 3 लाइन भी नहीं लिखनी, आपको और सिंपल करना है, तो यही मेथड है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर संख्या के 60% में 200 जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या परिणाम के बराबर हो गई। इसका मतलब 60 में जब हम 40% जोड़ेंगे तभी तो वो संख्या पूरी होगी, 60 और 40 100% होगी। इसका मतलब है कि 40% x की वैल्यू या नंबर की वैल्यू 200 है। 200 ही तो जोड़ा था भाई, 60 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 100% होगा, या फिर 60% में 200 जोड़ते तो 100% हो रहा। इसका मतलब 40% की वैल्यू क्या है 200, और यहीं से इसमें 2.5 से गुणा करेंगे तो इधर भी कर देंगे, तो ये क्या आ गया 100% ऑफ x, और ये आ गया 500। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर है। एक ही बात, बस इसमें ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही थी, इसको थोड़ा कम कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 1:5 के अनुपात में है। यदि इसमें जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी होगी। देखो अल्कोहल था और वाटर था, इनका रेशियो कितना दे रखा है 1:5। ये रेशियो की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, फिर भी अगर जो कंडीशन दे रखी है उससे हम कंपेयर करेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोलता है कि जो जल है वाटर है वो अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, बट अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो ये कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 अधिक है। अगर देखो ये बात सही है कि 2 लीटर ही अधिक है, ये रेशियो ज़्यादा है, तो रेशियो को भी हम लीटर से कंपेयर कर लेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है। तो 4 को हमको 2 बनाना है, तो क्या करेंगे 4 में 2 से भाग कर देंगे। इसका मतलब जो यहाँ पर रेशियो दे रखे हैं ना, इनको भी 2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, और ये 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। अब देखो 2 लीटर ही ज़्यादा है ना, तो अभी एक्चुअल वैल्यू आ गई है कि भाई ये आधा लीटर है और ये 2.5 लीटर है। ये किसका पूछ रहा है, जल मतलब वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर है 2.5 लीटर। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 5 के प्रथम 12 अपवृत्तियों का औसत क्या होगा। देखो 5 के पहले 12 क्या अपवृत्ति होंगे, 5, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, ऐसे करते हुए 12 बार करेंगे तो 12×5 60 हो जाएगा, 60 तक जाएगा। इनका पहले तो सम निकालेंगे और बटे फिर ये भाई कितने नंबर है वो करेंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि टोटल जो योग हुआ सम हुआ वो बटे कितने नंबर है। पर उससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे,
तो हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए। 5 कॉमन लेने के बाद ये जो नंबर बचे यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर बचे। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि अगर 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते हुए अगर n तक जाते हैं और इनका सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 और बटे में होता है 2। तो वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे n क्या होगा, कितने नंबर है, 12 नंबर है, तो n की वैल्यू होगी 12 और n+1 12 में 1 जोड़ेंगे हो गया 13 और बटे में आ गया 2। ये आ गया सम, जो सम निकालने के लिए बोल रहा था। और ये पूछ रहा था कि भाई औसत बताओ। औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है कि जो टोटल नंबर्स हैं उनको जोड़ लो आप, मतलब योग निकाल लो और बटे में संख्या लिखो कि कितनी संख्या है। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे करनी। योग मैंने अभी निकाला कितना है, 5 × 12 × 13 और बटे में आ जाएगा 2। और उसके बटे में संख्या कितनी है, 12 मल्टीपल्स थे, ये लिख रहा है 12 करते थे तो 12 ही नंबर हो जाएंगे। तो 12 से 12 कैंसिल हो गए और ये कितना हो गया, 13 × 5 = 65/2 और 65/2 कितना होगा, 32.5। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5240 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्षों में 6288 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखो कोई राशि मैंने मान ली कि P कोई राशि है और ये 2 वर्षों में क्या हुआ, ये 2 वर्षों में हो गई 5240 रुपये और जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और 3 साल में क्या हुई, इसका मतलब 3 साल में कितनी हो गई, यही अमाउंट जो P थी ये होगी 6288। पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है ये जब भी कंपाउंडेड होता है, मतलब जैसे 1 साल में कंपाउंडेड हो रहा है या 6 महीने में कंपाउंडेड हो रहा है, तो अगर 1 साल में कंपाउंडेड हो रहा है तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि ये तो 2 साल में हुआ, पर ये जो अमाउंट थी ना 5240 रुपये, ये सिर्फ 1 साल में 6288 हुई है, 1 साल में। तो 1 साल में तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5240 पे साधारण ब्याज लगा है और 5240 6288 रुपये हो गई। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तो 6288 से मैं 5240 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1048 रुपये। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1048 रुपये मिले और किस पे मिले, 5240 पे, तो इसका कितने % है, यही तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, वार्षिक ब्याज दर बताओ। तो बटे कर दूंगा 100। यही होता है कि 1 साल में 5240 पे 1048 रुपये ब्याज मिला। और कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं जब कंपाउंडेड होता है। अगर 1 साल में कंपाउंडेड हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो 1 साल तक बराबर होते हैं, 6 महीने में लग रहा है तो 6 महीने तक बराबर होते हैं, अगर 3 महीने में लग रहा है तो 3 महीने तक बराबर होते हैं। उसके बाद ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट होता है। तो पहला ब्याज तो सेम ही रहता है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 20% वार्षिक ब्याज दर होगी इसकी। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर होगा। ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो 1400 रुपये में खरीदा उसने और 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पे 1 रुपये कमाना चाह रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर 5 रुपये खर्च कर रहा है तो इसको कितने चाहिए, 6 रुपये, 1 का प्रॉफिट चाहिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1680। तो 1680 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि भाई देखो 1400 रुपये का इसने खरीदा, 20% का इसको लाभ चाहिए, तो 1400 का 20% कितना हो जाएगा, 280। तो 280 इसको लाभ के चाहिए और 1400 जो इसने खुद ने पे किए थे, तो इन दोनों को जोड़ लो तो ये क्या हो गया 1680। बात एक ही है, उसको कहने का तरीका अलग है बस। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखा 20% की छूट पर बेचा जाता है। पंखे का क्रय मूल्य 960 रुपये है। यदि 30% का लाभ अर्जित किया जाए तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो मैं आपको पहले रिलेशन बता देता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होता है ये सेलिंग प्राइस होता है और ये MRP होता है। हिंदी में ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है और ये अंकित मूल्य होता है। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है या फिर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आपको जाना है तो प्रॉफिट और लॉस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जा सकते हैं। आपको अगर सेलिंग प्राइस से MRP पे जाना है या फिर MRP से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो आप डिस्काउंट को प्लस या माइनस करके ही जा सकते हैं।
सीपी से एमआरपी पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं जब अगर वो बोलते हैं कि इसके कॉस्ट प्राइस को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया या इसके कॉस्ट प्राइस में इतने रुपए ऐड कर दिए, तभी जा सकते हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है सीपी का और एमआरपी का। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई 960 रुपए था सीपी जो बोल रहा है क्रिय मूल्य। उसके बाद अब मैं डिस्काउंट को लूं पहले या लाभ को लूं? तो देखो मैंने भी बताया ना, पहले मेरे को सेलिंग प्राइस पे जाना होगा, तब मेरे को एमआरपी पे जाना होगा। तो पहले मैं लाभ को लूंगा, तो 30% का लाभ हुआ। 30% लाभ का मतलब हुआ 960 पे अगर 30% का लाभ लगाऊं तो 130/100। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पे 30 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है ना। ऐसे मैं जो नॉर्मली क्वेश्चन करता हूं तो मैं 13/10 लिखता है, जीरो को मैं कैंसिल कर देता, क्योंकि 30% बराबर होता है 3/10, मतलब 10 पे 3 का फायदा, तो 10 की वैल्यू 13 हो जाती। अभी ये क्या कह रहा है, और 20% की उसने छूट दी। छूट अगर एमआरपी से छूट को माइनस करेंगे, एमआरपी पे जो छूट देंगे कि भाई ये 100 रुपए की आइटम है, इसे 20% का मैंने छूट दिया, तो ये 80 रुपए की मैं सेल कर दूंगा। तो हमेशा माइनस होगा डिस्काउंट, नेगेटिव टर्म है डिस्काउंट। तो इसीलिए कितना बोल रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 80। और किस पे डिस्काउंट दिया, 100 रुपए पे। अब बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि कहीं ऊपर लिख देते हो कहीं नीचे लिख देते हो। तो मैंने यहाँ पे 100 इसलिए ऊपर लिखा क्योंकि मैं एमआरपी की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहा होता तो मैं इसको नीचे लिखता। तो अभी देखो एमआरपी क्या थी 100 और डिस्काउंट कितना था 20, और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी आ रही 80, इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस को नीचे रखा और एमआरपी को ऊपर रखा। इनको अब सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 से हो गए 12 अट्ठे 96, तो 12 की गुणा करेंगे 130 में, तो ये कितना हो जाएगा 1560। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक वर्ग बनाया और वर्ग के भीतर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। तो एक वृत्त हम बना लेते हैं, और ये क्या कह रहा है कि जो वृत्त बना हुआ है इसका एरिया कितना दे रखा है 16 पाई, और ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं बराबर रख देता हूँ 16 पाई के, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अभी देखो अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, 4 इधर होगी 4 इधर होगी, तो ये पूरी भुजा के बराबर आ रही है जो वर्ग की भुजा है। तो 4 इधर 4 इधर, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर आ गई। और ये पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान P से प्रातः 8 बजे 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटे 40 मिनट रुकती है। रेलगाड़ी का स्थान Q पर किस समय पहुंचेगी। देखो दो स्थान थे, ये P था और एक Q था, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 900 किलोमीटर, और ये ट्रेवल करना स्टार्ट करती है 8 बजे सुबह के, और इसकी स्पीड कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड। ये जो रेलगाड़ी जा रही थी 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 900 किलोमीटर को ट्रेवल करवाना है इसको। तो 900 बटे और 25, देखो ये किलोमीटर में और ये मीटर पर सेकंड में, तो 25 मीटर पर सेकंड को भी मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 18 बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 18 से 900 कितनी बार जाएगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया, 18 पंजे 90 50 बार, और 25 से 50 जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो गया, तो वैल्यू आ गई 10 आर, मतलब 10 घंटे में ये P से Q पे पहुंच जाएगा। तो 8 बजे का चला हुआ अगर मैं 10 घंटे जोड़ देता हूँ तो 8 बजे का चला हुआ ये 10 घंटे में कहाँ पहुंचेगा, ये 6 बजे पहुंच जाएगा। पर ये क्या कह रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट वो रुका भी था, तो 6 बजे में 1 घंटे 40 मिनट और जोड़ना पड़ेगा कि भाई ये रुका हुआ था रास्ते में, तो 7:40 पे वो रुकने के बाद Q पे पहुंच जाएगा। नॉर्मली वो 10 घंटे में पहुंच जाता, पर अभी 1 घंटा 40 मिनट वो रुक के भी गया तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए 35,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 5 महीनों के पश्चात बी 50,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताओ। देखो ए ने 35,000 रुपए खर्च करे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की और जो टाइम है ये प्रॉफिट के बराबर होता है, ये प्रॉफिट के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 35,000 रुपए इसने लगाए और कितने दिन के लिए लगाए, 12 महीने के लिए,
और बी ने कितने 50,000 रुपये लगाए, और कितने दिन के लिए, 5 महीने के पश्चात वो जुड़ा था, तो आगे जो महीने बचे वो 7 ही बचे। भाई टोटल अगर 1 साल तक वो इन्वेस्टेड थे, 5 महीने खत्म हो गए तो 7 महीने और बचे थे। अब ये तीनों जीरो नीचे वाली जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन दिखे, इसी तरह का दिखे, तो आप इन 3 जीरो को ले मत ना, आप ये समझो कि ये पहले से ही कैंसिल है, तो ऊपर 35 लो और नीचे 50 लो, तो आपको उसका पंगा ही नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 से जाएगा 35 5 बार, और 5 से 10 जाए 50 जाएगा 10 बार, और ये 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया 6/5। तो इस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल हैं जे और एल, एक टंकी को 12 मिनट और 14 मिनट में भर रहे हैं, और तीसरा नल है ये निकासी नल है जो खाली करता है के, और इसको भी खोला गया और तीनों ने मिलकर 21 मिनट में पानी भर दिया। तो कह रहा है जो के है ना वो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो जे ने कितने समय में भरा 12 मिनट में, और एल ने कितने समय में भरा 14 मिनट में। और अगर ये तीनों चला दिए जे एल और के, तो कितनी देर में भर रहे हैं ये तीनों मिलके 21 मिनट में। तो 12 14 और 21 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गए 84। तो देखो जे की कार्य क्षमता आ गई 7, 12 7 84। एल की कम कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 14 6 84, और तीनों की कार्य क्षमता अगर एक साथ देखते हैं तो 21 चौके 84, 4 आ गई। तो जे एल और के तीनों की एक साथ कार्य क्षमता देखी तो 4, और जे और एल की ही कितनी है 7 इसकी 6 इसकी, तो 7 + 6 + के बराबर कितना है 4। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी या कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 4 - 13, ये आ गई -9। ये -9 क्यों आई है, ये -9 क्यों आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि ये निकासी करता है, इसलिए इसको माइनस मिला। तो अब क्या कर रहा है कि इसको खाली करवा रहा है, 84 भरा हुआ 84 लीटर, और ये 9 लीटर पर मिनट खाली करता है, ये इसकी कार्य क्षमता है। तो बटे में हम कर देंगे 9। अब 3 से देखो 84 जाएगा कितनी बार 28 बार, और 3 से 9 जाएगा 3 बार, तो 28/3 मिनट में ये टंकी को खाली कर देगा। इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।